Greeting students, welcome back to class. It's NCERT solution chapter 2 from trade to territory. Match the following is the first question. दीवानी, वैसे ही हमें पता होना चाहिए दीवानी है क्या। वैसे दो तरह की अदालतें भी थी, दीवानी और फौजदारी, लेकिन दीवानी एक प्रकार से जो है राइट था क्या करने का, टैक्स को कलेक्ट करने का या रिवेन्यू को कलेक्ट करने का। तो ये सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोला जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को बोला जाता है, तो इट विल मैच विद फर्स्ट। फौजदारी अदालत, तो फौजदारी अदालत में क्रिमिनल केसेस होते थे और इट विल बी विद दिस वन। रानी चन्नम्मा एंड लेड द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटूर, तो किटूर में मूवमेंट किया था इन्होंने और 1824 में इनको अरेस्ट किया और 1829 में इनकी डेथ हो गई थी जेल के अंदर ही। और सिपाही से सिपोही बना है ब्रिटिश के अंदर, यानी ब्रिटिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश कॉन्क्यूस्ट ऑफ बंगाल विद द बैटल ऑफ प्लासी। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ मैसूर, डेफिनेटली मैसूर के रूलर थे ये। और ब्रिटिशर ने जो है कॉन्क्यूस्ट यानी टेरिटरी एक्वायर करना प्लासी के साथ स्टार्ट कर दिया था। डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट इज द वेदर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रोंगर इन द 18th सेंचुरी। नहीं जी, 18th सेंचुरी में वो ज़्यादा स्ट्रोंगर नहीं थे, क्योंकि 1707 में किसकी डेथ हो गई? औरंगजेब की डेथ के बाद वो वीकर होना स्टार्ट हो गए थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। इट्स ऑल्सो फर्स्ट, क्योंकि उसके अंदर डच भी थे, पुर्तगीज भी थे और फ्रेंच भी थे। Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. It's true, he was. The British did not introduce administrative changes in the territory they acquired. It's false. They make the changes. The next is, students, that is question 4. What attracted European trading companies to India? यानी ऐसा क्या था इंडिया के अंदर के जिस वजह से उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाने के लिए काम स्टार्ट कर दिया और ट्रेडिंग पॉइंट के रूप में इसको चूज किया था। द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन्स। द फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग विद इंडिया वाज हाईली प्रॉफिटेबल एंड फ्रूटेबल टू द बिजनेसमैन इन यूरोप। सेकेंड पॉइंट, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी परचेज गुड्स एट चीपर रेट एंड सोल्ड देम इन द यूरोपियन एट द हायर प्राइस। तो इसके बीच का जो गैप था दैट इज प्रॉफिट। The fine quality of cotton silk produced in India had a big market in the Europe. तो यहाँ से जो है रॉ मटेरियल ले जाकर उसको एक प्रकार से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को यूरोप में बेचा जाता था। इंडियन स्पाइसीज लाइक द पेपर, क्लोव्स, कार्डमोम्स, इस तरीके के जो मसालेज वगैरह थे या गुड्स थे उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5th. What were the areas of conflict between the Bengal Nawabs and East India Company? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में झगड़े किन चीज़ों कर लेके होते थे? In the 18th century, after the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and authority. औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। Through the 18th century, the conflict between them and the East India Company intensified. और उसके बाद उनके बीच में जो है विवाद बढ़ गया। The Nawab refused to grant the company concession and demanded large tributes and denied to right to mint coin and stopped it from expanding its fortification. तो जो right to trade है उसको ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। पेंशन जो है मनी की डिमांड करने स्टार्ट कर दी, अगर यहाँ ट्रेड करना तो आपको रिवेन्यू पे करना होगा, और फोर्टिफिकेशन भी रोक दिया था।
They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue. यानी बंगाल का जो बहुत सारा रिवेन्यू है या लॉस ऑफ रिवेन्यू है वो ब्रिटिश कंपनी की वजह से हो रहा है, एंड ऑल्सो अंडरमाइनिंग देयर अथॉरिटी ऑफ रिफ्यूजिंग टैक्स पे टैक्सेज एंड राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ह्यूमिलेटिंग देम एंड देयर ऑफिशियल। तो कंपनी उनको जो है एक प्रकार से डिसरिस्पेक्ट कर रही है, राजा या नवाब की बातों को न मानकर। ऑन द अदर हैंड कंपनी डिक्लेयर्ड दैट इट्स ट्रेड वाज गेटिंग रून्ड बिकॉज ऑफ अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल। तो कंपनी को ये लग रहा था कि नवाब की अनजस्ट डिमांड यानी जो पूरी नहीं की जा सकती और जो सही नहीं है उनकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है। And it believed that the trade could only flourish if the duties were removed। और उन्हें लगता था अगर टैक्सेस हटा दिए जाएंगे, ड्यूटीज हटा दी जाएगी, तभी ट्रेड बेनिफिशियल होगा। टू एक्सपेंड ट्रेड इट वांटेड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अप विलेजेस एंड रिबिल्ड इट्स फोर्स। तो वो अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए विलेजेस में अपने जो है फोर्टिफिकेशन करना चाहते थे और फोर्ट बनाना चाहते थे। Now the question 6th. How did the assumption of दीवानी benefits the East India Company? तो दीवानी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट हुआ? The दीवानी rights to the East India Company benefited in the several ways। बहुत सारे उसके रीजन्स हैं किस तरीके से उसको बेनिफिटेड किया। फर्स्ट पॉइंट, The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal। बहुत ज़्यादा उसको revenue मिल गया बंगाल से। The East India Company monopolized the trade and began direct plunder of India's wealth। तो मोनोपोली राइट्स के थ्रू इंडिया से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वहाँ लेके जा रहे थे। Revenue from Indian financed company expenses। These revenue were used to purchase the cotton silk textile in India and maintain the company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Kolkata। तो जो रिवेन्यू इंडिया से मिल रहा था उसी पैसे से इंडिया से कॉटन को खरीदा जा रहा था, सिल्क को खरीदा जा रहा था, यहाँ जो उनकी आर्मीज वगैरह थी, ट्रूप्स वगैरह थी, उसको पेंशन वगैरह भी दी जा रही थी। द कंपनी यूज्ड its political power to monopolize trade and direct terms, and they could impose their own prices and had no religions to the cost of production। The company used revenue of Bengal to finance export of Indian goods। तो डेफिनेटली इंडिया से जो गुड्स बाहर भेजा जा रहा था उसके लिए भी कंपनी उस पैसे को यूज कर रही थी। Dear student, rest of the question number 7th, 8th and 9th we will discuss in the NCERT part solution second। Greetings students, welcome back to class. It's NCERT solution part 2। In the previous lecture we discussed about question 1, match the following, question 2, fill in the blanks, then question 3rd, true false, then question 4th, 5th and 6th we have discussed already। Today we will discuss question 7th। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। जो सब्सिडरी अलायंस एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी वो क्या थी उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 एंड गेनिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, द कंपनी बिगेन टू एक्सपेंड इट्स रूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो फॉर द सेम उसको बहुत सारे अलग अलग जो है तरीके जो हैं निकालने थे और अलग अलग वेज इम्प्लीमेंट करने थे। सो फॉर दैट इट हैड डिवाइज्ड सेवरल प्लान्स, यानी मैनी प्लान्स दे इम्प्लीमेंटेड। वन ऑफ देम वाज द सब्सिडरी अलायंस। तो उनमें से एक सब्सिडरी अलायंस था। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, यानी इसके अंदर क्या था। द फर्स्ट पॉइंट, द इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। यानी इंडियन जो रूलर नवाब या राजा वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी एंड बट पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज दैट द कंपनी वाज सपोज्ड टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ देयर प्रोटेक्शन।
अब जो इंडियन रूलर था उसको आर्मी जो है ब्रिटिश आर्मी रखनी थी, और जब उसको ज़रूरत होगी तो ब्रिटिश आर्मी उसको हेल्प प्रोवाइड करवाएगी, बट दे हैव टू पे फॉर द सेम ऑल्सो। यानी जो ब्रिटिश आर्मी है इंडियन रूलर को रखनी होगी और पे भी उसी को करनी होगी, बट वो आर्मी किसकी है? ब्रिटिशर की है। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ द फॉर देयर प्रोडक्शन। इफ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट then that the part of territory was taken away by the company as plenty। अगर इंडियन रूलर उनको पेमेंट देने में असफल हो जाता है या अनसक्सेसफुल हो जाता है और दे आर नॉट एबल टू पे द पे और पेमेंट एज द प्लेंटी, दे हैव टू गिव देयर टेरिटरी और ब्रिटिशर विल देयर टेरिटरी, ब्रिटिशर विल टेक देयर टेरिटरी। यानी ब्रिटिशर या अंग्रेज जो हैं उस टेरिटरी को उनसे ले लेंगे। For example, in the 1801, the Nawab of Awadh was forced to give up half of his territory as the company for failing to pay for the subsidiary forces। तो एग्जाम्पल है उसमें अवध का 1801 के अंदर अवध को इसी भी यहाँ पर ऐड कर लिया गया था। The next question is there, in what way was the एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर? यानी कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडियन रूलर से किस तरीके से अलग था, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड द प्रेसिडेंसी। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स थी उनको क्या बोला जाता था? उनको प्रेसिडेंसी बोला जाता था। There were 3 presidency. Then how many presidency were there? Then you can say 3 presidency were there. Like Bengal, Madras and Bombay were under the Indian ruler. Administration was divided into 4 parts. तो जो इंडियन रूलर थे उनके अंडर 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, बट ब्रिटिशर ने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स के अंदर। तो जिला जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, परगना, तहसील और विलेज के अंदर इंडियन रूलर के अंदर डिवाइडेड था। Each administrative unit was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the governor general. Where under the Indian administrative system, the supreme head was king or nawab. बट वहाँ कौन था? ब्रिटिशर के अंडर गवर्नर जनरल था और यहाँ किंग और नवाब था। वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। Each district was to have 2 courts, सिविल कोर्ट्स एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट होंगी, एक सिविल कोर्ट होगी और एक क्रिमिनल कोर्ट होगी। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज प्रीसाइडेड ओवर द सिविल कोर्ट्स। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती, एंड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 A new Supreme Court was established। कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया का बना था। The main figure in an Indian district was collector। According to his title collector, his main job was to collect the revenue and the taxes, maintain law and order in his district with the help of judges, police officer and darogas। The last question of this chapter is there. Describe the changes that occurred in the composition of the company's army। यानी क्या क्या चेंजेस कंपनी की आर्मी के अंदर किए गए। During the 18th century, when the East India Company began recruitment for its own army, it started recruiting peasants and began training them as professional सोल्जर्स। यानी 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब कंपनी ने भर्तियां करनी स्टार्ट की, रिक्रूटमेंट स्टार्ट की खुद की आर्मी के लिए, तो जो इंडियन पीजेंट्स वगैरह थे उनको उसमें शामिल करना स्टार्ट कर दिया। लाइक द मुगल आर्मी, द कंपनीज आर्मी वॉज ऑल्सो कंपोज ऑफ द कैवलरी एंड द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स। यानी घोड़ों की सेना और पैदल सेना थी जो दोनों को बनाया गया। विद द कैवलरी डोमिनेटिंग द आर्मी, however, a warfare technology changed during the 19th century।
यानी युद्ध करने की जो पॉलिसीज थी या तकनीक थी वो बहुत बदल चुकी थी 19th सेंचुरी तक। द कैवलरी रेजिमेंट ऑफ कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड, उसको बंद कर दिया गया था। एज द सोल्जर हैड टू बी आर्म्ड विद द मस्केट्स एंड द मैचलॉक्स, द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। तो इस टाइम पे इन्फेंट्री यानी पैदल जो सेना थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। Students, it was all over about this chapter and this lecture. Thank you. Have a nice day. Students, if you found this video is effective for you, then subscribe channel and share video.